हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट काइनेमेटिक 2D। इसमें हम देखेंगे जनरल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन आफ्टरवर्ड केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड projectile from the top of the tower when ball thrown horizontally, when ball thrown at an angle, and then the projectile on inclined plane। तो सभी फॉर्मूलाज अच्छे से देखने के लिए, उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए और स्पेशली PYQ प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट काइनेमेटिक्स 2D। ये है हमारे पास वन शॉट काइनेमेटिक्स 2D की पहला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने 1D में भी देखा था। जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, ये सारी की सारी इक्वेशंस हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टू डायमेंशनल के प्रॉब्लम्स में हमें इसे वेक्टर फॉर्म में ही यूज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, गौर से देखिए। अगर आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में इसे यूज करना चाहेंगे तो ये हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी डॉट वी माइनस यू डॉट यू इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी। ये कुछ दो इक्वेशंस मैंने आपको स्पेशली बताई थी। s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो ये हमने 1D में भी देखी थी कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता। अब हम यहां पर इसे अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, 2012 कंपटीशन का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स आपको फाइंड करना है। दो तरीके होते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला क्या रहता है, आप क्या कर सकते हैं, दोनों को x एक्सिस और y एक्सिस में अलग अलग से वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंसीडर करें, सॉल्व करें, फिर से रिकंबाइन कर दें। अदरवाइज आप सीधा वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं। आपके पास वेक्टर फॉर्म है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है। तो v कितना होगा यहां पर, वो हमें फाइंड करना था। u कितना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ओके, प्लस एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, एक्सेलरेशन है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप इनटू टाइम कितना है, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 5 i कैप, 3 प्लस 2 5 j कैप। तो टोटल हमारे पास, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्योंकि हमसे पूछी गई है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5√2 मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट्स, आप यूनिट्स लिख सकते हैं क्योंकि इसने मीटर पर सेकेंड की बात नहीं की है। तो यू कैन राइट दिस इज 5√2 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब हम कैसे करेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, दैट आर कैलकुलस इक्वेशंस, वी आर गोइंग टू सॉल्व। दिस इज vx इज इक्वल टू dx बाई dt, vy इज इक्वल टू dy बाई dt एंड vz इज इक्वल टू dz बाई dt। अगर हमें कोई पोजीशन r वेक्टर दिया है, i कैप का जो कोफिशिएंट है वो x बताएगा, y कैप का जो कोफिशिएंट है वो j बताएगा एंड z कैप का जो कोफिशिएंट है वो k कैप का जो कोफिशिएंट है वो z बताएगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, vx vy vz आ जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड यू कैन राइट कंबाइंड वेलोसिटी वेक्टर vx i कैप, vy j कैप एंड vz k कैप। देन यू कैन आल्सो फाइंड बाय डिफरेंशिएटिंग फर्दर एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड, ओके, एंड देन यू कैन राइट द कंबाइंड एक्सेलरेशन इन दिस फॉर्म। यू गॉट इट। चलिए इसके ऊपर देखते हैं प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय
गिवन बाय 6t स्क्वायर आई कैप। देखिए यहां पर क्या है, जो फोर्स है वो वेरिएबल है, एक्स फोर्स अगर वेरिएबल है तो इट मींस एक्सेलरेशन इज अगेन वेरिएबल। एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, अज्यूमिंग दैट बॉडी इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे बॉडी क्या दे दी गई है, रेस्ट पे, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी गई है, 0। Then find the velocity of the body at t equal to 3 सेकेंड। t equal to 3 सेकेंड पे velocity find करनी है। क्या करने वाले हैं, दो तरीके हैं बेटा इसके, या तो आप लिख सकते हैं, ये आपको fx fy दिया गया है, आप लिख सकते हैं ax क्या होगा fx by m, ay क्या हो जाएगा fy by m। या तो आप इस तरीके से ax एंड ay लिख सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इससे आप क्या कर सकते हैं, vx क्या हो जाएगा ax dy dt, ax dt हो जाएगा, जो vy है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ay dt। आप इसे इंटीग्रेट कर दें, क्या हो जाएगा बेटा, ये आप लिख सकते हैं 2t स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 4/3 dt की इंटीग्रेशन, सिंपली, और कुछ भी नहीं है। t0 पे आपको क्या दिया गया था, वेलोसिटी 0, और हमें कहां पर फाइंड करनी थी 3 सेकंड पे, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अगर मैं इसको बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखूं तो यहां होता है dvx, यहां होता है dvx। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो t0 पे वेलोसिटी दी गई थी 0, t3 पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बच गया है। ये आपको आता है, इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट वे में नोट कर दिया था, लिख दिया था यहां पर। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या बचेगा 2t³ 3, लिमिट्स क्या होंगी 0 से 3, और ये क्या बचने वाला है हमारे पास, vy क्या बचने वाला है, गौर से देखिए, ये vx vy 4/3, ये हमारे पास क्या है t²/2 0 से 3, सिंपली। अब आपको इसे नोट सॉल्व कर देना है बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे। अपर लिमिट अगर आप इसमें पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2/3, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 3 का क्यूब 27, ओके, ये vx हो गया है। vy क्या होगा 4/3 था, 1/2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट क्या है 9, लोअर लिमिट 0, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 18, और ये हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 और ये 2, गौर से देखिए 6, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास 18 i कैप प्लस 6 j कैप। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। यह है कि अगर हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, ax को अलग ay को अलग, अगर आप ऐसा ना करें तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, i j कैप उसी तरीके से साथ में लगे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें एक बार मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए भी अक्सर बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो भी आप समझ लीजिए, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, गौर से देखिए। ये बन जाएगा 2t² i कैप प्लस 4/3t j कैप। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, जब आप इसे डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो आई जे कैप छोड़ देते हैं। आपको आई जे कैप नहीं छोड़ना है, आपको लिख देना है 2t² dt i कैप, और आपको लिख देना है 4/3t j कैप dt j कैप। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे पास सेम आएगी, तो ये बन जाएगा 18t और i कैप 18 i कैप, और ये बच जाएगा हमारे पास 6 j कैप। अगर आपने i j k कैप को छोड़ दिया यहां पर तो बच्चे आंसर क्या बता देते हैं 18 + 6, बट आप लकी हैं कुछ ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा अरे i j k कैप रह गया है तो मुझे उसे पुट कर देना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये था जनरल 2D प्रॉब्लम, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड 2D प्रॉब्लम, दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो पहला केस है हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मींस हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे और वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आएगा। ओके, जैसे हमारे पास ये है केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक यहां पर बॉल है
बॉल को आपने हिट किया किसी एंगल पे और वो हवा में ट्रेवल करती हुई ग्राउंड पे वापस आ गई है। बहुत सारी एग्जांपल हैं, बैट से बॉल को हिट करते हैं, किक करते हैं फुटबॉल को, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में। अगर आपको कोई कहे आपका फ्रेंड नियरली सेम हाइट का है, आपको कहा कि यार कोई चीज है आपके हाथ में बॉल है पकड़ाइए, तो आप कैसे पकड़ाते हैं? आप ऐसे थ्रो करते हैं, तो आपके हैंड से वो निकलेगी दूसरे के हैंड तक पहुंचेगी, तो दोनों ऑलमोस्ट नियरली सेम लेवल पे हैं, तब भी वो यही केस बनता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस बनता है। क्लियर? अब इसमें very first thing that is velocity of projection। velocity of projection, कितनी वेलोसिटी के साथ इसे प्रोजेक्ट किया गया है, इसको कहता है u वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया। अगर ये दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सम टाइम इस तरीके से नहीं दिया जाता, सम टाइम क्वेश्चंस में इस तरीके से नहीं दिया जाता, तो आपको सारी चीजें डिटेल में पता हो किस तरीके से हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और कंपोनेंट्स लिखते हैं। अगर हम देखें तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कह देते हैं u cos थीटा, क्योंकि आपको पता है अगर ये एक वेक्टर है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ हम लेते हैं cos कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लेते हैं sin कंपोनेंट। गेटिंग माय पॉइंट? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं साइन कंपोनेंट। तो ये हमारे पास uy डायरेक्शन में हो गया है u sin थीटा। अब अगर हम देखें तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप। यहां पर बच्चों आपको स्पेशल अटेंशन पे करनी है। ऐसा क्या है यहां पर? ऐसा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समटाइम मैंने आपको क्या कहा? समटाइम इट विल गिव इन questioner will give you the speed and the angle, but sometime he will give you the vector, velocity vector. Then you must know horizontal component is u cos theta, ux को हम क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा, और uy को हम क्या लिखते हैं? u sin थीटा। तो जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे प्रोजेक्टाइल के, उसमें जहां पर u cos थीटा दिख रहा है, आप सिर्फ i का कंपोनेंट जो होगा ux को यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको u sin थीटा दिख रहा है, वहां पर आप j के कोफिशिएंट यानी कि uy को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट uy डिवाइड बाय ux। आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं uy और ux को डिवाइड कर दूं तो इट विल बी sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। और ये आपको स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे, ये uy कंपोनेंट इधर क्या बनाएगा? एक क्लोज ट्रायंगल, ये ux कंपोनेंट, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन दिस वे यू कैन राइट दिस फॉर्मूला और दिस tan थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब ये प्रोजेक्ट किया गया और जब ये वापस लैंड करेगा, उन दोनों के बीच में हवा में कितने टाइम के लिए ये रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? आप इसे रिलेट कर सकते हैं, गौर से देखिए, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल केस है, आप इसके फॉर्मूला को रिलेट कर सकते हैं। किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? जो वन डायमेंशनल में हमने वर्टिकल मोशन देखा था, जिसमें हमने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, बिल्कुल सेम जैसे उसके फॉर्मूलाज हैं, वैसे ही सिमिलर फॉर्मूलाज यहां पर भी हैं। जैसे आपने इसमें देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर आपको याद हो, वन डायमेंशनल जो वन शॉट काइनेमेटिक्स वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, आई होप आप उसे अच्छे से देखे होंगे और उसके फॉर्मूलाज को याद किया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में क्या था? 2u/g। वही फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में है। क्या है? 2uy/g। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में, या आगे आने वाले प्रोजेक्टाइल के केस में, जब हम टावर से फेंकेंगे तो ये चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं बेटा। वैसे तो मैं इस वीडियो में काफी सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा,
बट आपको इतने सारे नहीं, अगर आप चीजों को समझ के करेंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने वन डायमेंशन में किया था 2u/g। यहां पर u कौन सा है? वर्टिकल। उस केस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट था वेलोसिटी का, वर्टिकल। यहां दो है, हमें कौन सा लेना है? वर्टिकल। एक्सेलरेशन कौन सा लेना होता है? वर्टिकल। तो हमने क्या लिख लिया? g। तो ये बन गया 2u sin θ/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फटाफट से मन में बोल दीजिए। इस केस में 1D में पूछ रहा हूं, प्रोजेक्टाइल का नहीं पूछ रहा। 1D में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बोल दीजिए फटाफट। u²/2g, u²/2g, यस और नो? वही फॉर्मूला देखिए यहां पर है, प्रोजेक्टाइल में भी सेम फॉर्मूला है। u कौन सा लेना है? वर्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो वर्टिकल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग होती है। तो u कौन सा लेना है? वर्टिकल। uy²/2g, ये आ जाएगा u² sin² θ/2g। uy कितना होता है? u² sin² θ/2g। हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां पर अब वन डायमेंशनल मोशन में इसका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ही नहीं, तो वहां कोई फॉर्मूला है नहीं, यहां पर है। अब अगर आप गौर से देखें, आपने यहां से एक बॉल को फेंका, वो यहां पर आई, कितना टाइम लिया? t। इस t टाइम में ये हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड से मूव करती है? ux स्पीड से, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। ux क्या है? कांस्टेंट है। ये हम आगे भी देखेंगे। ux क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसीलिए अगर आप देखें तो कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया? t टाइम के लिए। कितनी स्पीड के साथ? ux स्पीड के साथ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बन गई है? ux इंटू T। ओके, अब आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू क्या थी? 2uy/g। तो आपको किस फॉर्म में याद रखना है इसे? 2ux uy/g। ये आपके पास तीन फॉर्म है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि भाई t टाइम के लिए ये ट्रेवल किया है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं पता कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ जाए, तो अगर आप इस तरीके से समझकर चीजों को याद करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, कंपटीशन में ज्यादा टाइम सेविंग होती हैं। और इनको अगर हम कंबाइन कर दें, वैल्यू पुट कर दें, u cos थीटा, u sin थीटा, देन अल्टीमेट फॉर्म जो ज्यादातर बच्चों को याद रहती है वो ये है। बट मैं कहता हूं बच्चों, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक बॉल इज प्रोजेक्टेड, उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिया जा सकता है, कंपटीशन में भी आता है और दिया जाता है, तो वहां पर ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर इज मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कहां होती है? एंगल 45 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? u² sin 2θ/g, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। कब? जब उसका जो अंदर एंगल है ये 2θ कितना हो जाएगा? 90। 2θ 90, तो थीटा कितना हो गया है बच्चों? 45 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो हमारे पास ये क्या बन गया है? मैक्सिमम रेंज u²/g। इसे भी आप याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद u इज इक्वल टू 20i कैप प्लस 15j कैप, फाइंड t, h एंड r। वीडियो को पॉज करिए, सेकंड्स में आप इसको आंसर कर दीजिए। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आप कितना लिख सकते हैं बच्चों? मैं यहां पर इसको थोड़ा सा लार्ज व्यू में यहां पर लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखा जा सकता है? 2uy/g। uy कितना है? 15, g कितना है? 10। यू कैन राइट 3 सेकेंड्स, यू कैन राइट 3 सेकेंड्स। हाइट को क्या लिखा जा सकता है? uy² by 2g।
uy कितना है 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये आ जाएगा 11.25 मीटर, क्योंकि वो आप कैलकुलेशन आप पार्ट आप कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी समस्या आप लोगों के लिए नहीं होगी। मुझे लगता है शायद यहां पर छोटी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, ओके, वो आप कर लेंगे बेटा, ओके ठीक था। चलिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 2ux uy बाई जी। ये एप्लीकेशन बताना मेरे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को अक्सर u साइन थीटा u कॉस थीटा की फॉर्म में ही फॉर्मूलाज याद होते हैं, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया तो बच्चा अटक जाता है। वो पहले थीटा फाइंड करने की तरफ जाता है, फिर उसकी वैल्यू पुट करता है, और फिर ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा लेंथी है, टाइम खा गया, बट नहीं, ये डायरेक्टली है। जनरली अगर आपको ये बातें नहीं याद हैं, आप क्या करेंगे, आप इसको ux लिखेंगे, इसे इसे लिखेंगे u cos थीटा, इसे u sin थीटा, वहां से tan थीटा फाइंड करेंगे, फिर यहां वैल्यू पुट करेंगे u sin थीटा cos थीटा, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आप सीख गए हैं कि किस ux और uy की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 20 इंटू 15 बाय 10, तो दिस इज 60 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी के लिए 3 फॉर्म्स यहां पर मैंने लिखी हैं। पहला है जो एक जनरल फॉर्म है y और x। ट्रजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है कि जिस पाथ में वो बॉल मूव कर रही है उस पाथ की इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि भाई x डिस्टेंस पे, तो आप उस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बॉल की हाइट मिल जाएगी। आपने x की वैल्यू यहां पुट की तो आपको ये हाइट मिल जाएगी, आपने x की वैल्यू इतनी पुट करी तो आपको ये हाइट मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी का मतलब है कि अगर आप वर्टिकल बता दें तो वो हॉरिजॉन्टल बता देगा, हॉरिजॉन्टल बता दें तो वो वर्टिकल आपको बता देगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी आपको याद रखनी है। इक्वेशन अगर आप गौर से देखें y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज पैराबोलिक। जो पाथ होता है वो कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पैराबोलिक डाउनवर्ड है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो वो डाउनवर्ड सॉरी कनकेव अपवर्ड होता, जैसे कि हम एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन में देखते हैं। फिर अगर आप इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें यहां पर, तो ये बन जाता है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। आर क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज। Okay, and then afterward the same formula that we have written in one dimensional motion, vertical motion के एक बॉल को ऊपर फेंका है, तो जब वो वापस आएगी तो ड्यूरिंग दिस मोशन इट क्रॉसेस वन हाइट at 2 times. Same here, when a projectile is moving along this path, it passes by the height y at 2 time interval t1 and t2. The formula is same, y is equal to half g t1 t2, where t1 and t2, where t1 plus t2 is equal to time of flight. Getting my point? Let us solve a problem based on this. Equation of trajectory के ऊपर based हम क्वेश्चन देखते हैं. Let us try. Okay, ट्राई करिए बच्चों, पहले ट्राई करिए। ये है 2013 मेन, ओके, कंपटीशन का क्वेश्चन है बट जेई मेन का है। A projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap. मैंने क्या कहा था, आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है जरूरी नहीं कि वो स्पीड एंड एंगल दिया हो, आपको वेक्टर फॉर्म में आई के कैप की फॉर्म, आई जे के कैप की फॉर्म में दी जा सकती है, वेयर आई दिया गया है इफ जी। द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी क्या होगी, क्या होगी बच्चों। अब अगर आप देखें तो ux दे दिया 1, uy दे दिया 2।
अब अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा, uy बाई ux 2/1। tan थीटा हमारे पास हो गया है 2/1 यानी कि 2 हो चुका है। ओके, ये हमारे पास कितना हो गया है, 2 हो चुका है। क्लियर है भी? चलिए, अब अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी क्या थी? इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी थी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं y x tan थीटा कितना है 2 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 x स्क्वायर एंड u cos थीटा। u cos थीटा की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा क्या होता है? ux। u cos थीटा क्या होता है? ux हमारे पास क्या होता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। u cos थीटा, यही चीज मैं आपको कह रहा था, आपको इस बात का ध्यान रखना है, उलझ नहीं जाना है कि tan थीटा पता चल गया है, u पता है, वहां से हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर 1 का स्क्वायर है, तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं 2x माइनस 5x स्क्वायर। वेरी इजी। तो क्या बनेगा? b। गॉट इट? एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, ट्राई करिएगा सभी, सभी बच्चा पार्टी ट्राई करिए, ओके। वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कंपेयर करेंगे इसे, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको यहां पर x का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो tan थीटा कितना हो गया है 2। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया है? tan इनवर्स 2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास हो गया है tan इनवर्स 2। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज काफी तरीके हैं इसको करने के, बट एक तरीका मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप गौर से देखें, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन जो है x और y की इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, वो हमें क्या बताती है कि अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो y पता चल जाए, y की वैल्यू पुट करें तो x पता चल जाए। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है r। क्योंकि x स्क्वायर में है, हमेशा जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने y की वैल्यू पुट की तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, x1 आएगी और x2 आएगी, हमेशा आएगा। तो अगर आप देखें तो अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो हम क्या पुट कर देंगे? y इक्वल टू 0। गौर से देखिए, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पुट y इक्वल्स टू 0। और भी तरीका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या दे देगा हमें? ये हमें दे देगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, 2x बाय 8 0। तो क्या आएगा? x इक्वल टू 0, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड x इज इक्वल टू 16, दिस इज रेंज। x इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि y 0 कहां पर होता है? x इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू रेंज पे। दिस इज वन ऑफ द मेथड। अदर मेथड क्या है कि आप इसे कॉमन निकाल लें। आप क्या करेंगे? x 2x को कॉमन निकाल लेंगे, 2x को कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस x बाय 16 हो गया है। आप इसे कंपेयर करिए किसके साथ? x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। यहां पर आपको एक चीज की सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो क्या है? वो ये है कि यहां पर 1 होना चाहिए। सर हम कॉमन क्या निकालें? कई बार बच्चों को यही नहीं पता चलता कि सर कॉमन क्या निकालें इसमें से। तो आपको क्या कॉमन निकालना है? इस तरीके से एलिमेंट को कॉमन निकालना है कि यहां पर क्या बच जाए? 1। अगर यहां 1 है तो ये हमारे पास रेंज के बराबर होगा। तो r is equal to 16. In this way also you can write a range. Getting my point? Okay.
let's see the next formula based on projectile, that is velocity at any point and velocity at point of strike. Let us see क्या कह रहा है, गौर से देखिए। बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी हमने देख ली थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमने देखी थी एंगल थीटा पे, t0 पे। अब अगर हम किसी टाइम t के ऊपर वेलोसिटी देखना चाहें, किसी टाइम t के ऊपर वेलोसिटी देखना चाहें तो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है बच्चों, बिकॉज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। कोई स्पेशल केस देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया जाता है, वहां पर बात अलग है, वहां पर आपको जनरल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। बट इन जनरल जो प्रोजेक्टाइल के स्टैंडर्ड केस है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। वर्टिकल डायरेक्शन में दिस इज vy इज इक्वल टू uy प्लस at। ए क्या है? माइनस जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर कर ली है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? uy माइनस gt। यहां पर कंबाइंड वेलोसिटी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी vx i कैप प्लस vy j कैप। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हैं कि जो पार्टिकल है वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाय vx, vy बाय vx। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, दिस इज वेरी अनदर ब्यूटीफुल फॉर्मूला, और बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। नेचर लव्स सिमेट्री आपको बताया था, जितने से जाएगा उतने से वापस आएगा। जितनी स्पीड से गया था, कितनी से गया था बेटा? u cos थीटा और u sin थीटा। जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी स्पीड से ही वापस आएगा। बट डायरेक्शन बदल जाती है तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। स्पीड क्या होगी? स्पीड हमारे पास सेम होगी। स्पीड क्या होगी? स्पीड हमारे पास प्रोजेक्शन स्पीड के बराबर होगी, बट वेलोसिटी बदल जाएगी बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड सेम है, रिवर्स डायरेक्शन हो चुकी है। तो यहां पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ स्ट्राइक है वो सिंपली हमारे पास क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, सॉरी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j cap. Minus sign represent downward direction, but speed will remain same. Speed will remain same. क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड v at t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन को कंसीडर करने का या यहां पर बताने का पर्पस क्या है? सिंपल फॉर्मूला बताना नहीं कि सर वो तो हम अप्लाई कर ही लेंगे। कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर आपने तो यहां पर कंसीडर कर लिया vy ऊपर, अगर मैं यहां लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? vy को माइनस vy पुट करूंगा। बेटा जब हम ये फॉर्मूलाज लिखते हैं तो ये जर्नल केस लिखते हैं। इन फॉर्मूलाज की ब्यूटी यही है, वन डायमेंशनल के फॉर्मूला आपने अप्लाई करके देखे होंगे, उनकी ब्यूटी यही है कि जब आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे वो अपने आप बता देगा बॉडी डाउनवर्ड जा रही है या फिर अपवर्ड जा रही है। जैसे ये इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से देखिए इसे, गौर से देखिए। अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, फिर इसको समझेंगे भी, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो वो ज्यादा देर तक याद रहती हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करके फॉर्मूला को सॉल्व करते रहेंगे तो वो टेम्पररी है, विद इन 15 डेज 20 डेज आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। बट अगर आप लॉजिकली चीजों को रिलेट करके समझेंगे तो आप डेफिनेटली उसे ज्यादा देर तक उसे रिटेन कर पाएंगे। तो वही चीजें हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको समझेंगे कि हाँ यार यही चीज थी, इसमें माइनस प्लस का अपने आप ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें बता रही है इक्वेशन। गौर से देखिए, फाइंड v at t इक्वल टू 3 सेकेंड हमें कहा गया है। क्या होगा अगर हम देखें vx तो हमेशा ux के बराबर होता है, तो ये 15 रहेगा। vy अपने पास क्या होता है? vy अपने पास होता है uy प्लस a बाई टी। तो uy कितना है? 20
ए कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10, ए बाई क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू 10 रहती है। टाइम कितना है 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस यहां पर आने का पर्पस क्या है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये जो 3 सेकंड पे मूव कर रहा होगा, ये कहां होगा 3 सेकंड में, ये इधर से लेके इस रीजन में कहीं पे होगा। चेक करते हैं बेटा इस पॉइंट को फटाफट से गौर से देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u/g कितना है 2 × 20/10 4 सेकंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट ये कितने टाइम पे होगा, ओके हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितने टाइम पे होगा t/2, टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड। अब आप समझ में आई बात, मैं क्या कह रहा हूं, t0 पे यहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये t = 2 सेकेंड पे है, ग्राउंड पे वापस आएगा t4 पे, तो t = 3 पे कहीं यहां होगा इस रास्ते में। और वही चीज फॉर्मूला से जो वेलोसिटी आई थी उससे हमें पता चल रहा था। तो बिल्कुल भी वेलोसिटी में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं प्लस साइन पुट करूं या माइनस साइन पुट करूं, वो जब आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे अपने आप आ जाएगा। बाय चांस अगर क्वेश्चन इस तरीके का है कि उसने फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और वो कह रहे नीचे की तरफ, तब आप v/y की वैल्यू में क्या पुट कर देंगे, माइनस प्लस जो भी आपको लगेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेचर लव्स सिमेट्री। यू नो नेचर लव्स सिमेट्री, उसी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। और यहां पर मैंने लिखा नहीं है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, नेचर लव्स सिमेट्री। ओके, नेचर लव्स सिमेट्री, वी ऑल्सो लव सिमेट्री, है ना। बट आजकल थोड़ा फैशन का डिजाइन अलग अलग है, सिमेट्री पसंद नहीं करते, पहले तो सिमेट्रिक चीजें ज्यादा पसंद की जाती थी। चलिए कोई बात नहीं, है ना, हमारा नेचर बदल रहा है, जो नेचर है वो भी बदल रही है। तभी देखिए आज ये टाइम आ गया है कि आपको मैं इस मोबाइल के थ्रू पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी करते थे। अब तो काफी देर से बोलता जा रहा हूं, 1 वे कम्युनिकेशन है, इस कैमरे को पढ़ाना पड़ रहा है, बड़ा डिफिकल्ट काम है, आप लोगों के लिए भी है और हमारे लिए भी है। बट ऑफलाइन क्लास की जो मस्ती थी वो डेफिनेटली हम लोग मिस कर रहे हैं। तो क्या है नेचर लव्स सिमेट्री, गौर से देखिए, बॉल जितनी स्पीड से जाएगी उतने से वापस आएगी, बॉल जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से वापस आएगी। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्यों, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? बच्चा कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, सर हमने तो यही पढ़ा है। अरे भाई वो 1 डायमेंशनल मोशन में था। प्रोजेक्टाइल के केस में एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सी वेलोसिटी 0 होती है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। क्यों, समझिए बात को समझना है। अब जब तक इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है ये ऊपर जाता रहेगा, जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई अब ये नीचे, तो ये हाईएस्ट पॉइंट था। जब तक इसके पास वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर जाता रहेगा, जहां पर वेलोसिटी 0 हुई और नीचे आना शुरू हो गया तो वो हाईएस्ट पॉइंट हो गया। बट अभी भी आगे तो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं है, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं जिसमें वो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हाफ हो गई इनिशियल, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हाफ हो गई इनिशियल स्पीड की, √3/2 हो गई, कुछ भी आपको 1/√2 हो गई। इस तरीके से आपको डाटा देगा और वहां से थीटा हमें इनडायरेक्टली दे दिया जाता है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। बच्चों यहां से यहां जाने का ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देख भी लिया है। रेंज इज सिमेट्रिक अबाउट मैक्सिमम हाइट। अगर आप देखें, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्टैंडर्ड केस है, तो इस मैक्सिमम हाइट पॉइंट के अबाउट जो रेंज है वो आधी आधी होगी, सिमेट्रिक होगी। ओके, रेंज इज सेम फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ओ माय गॉड, आप भी सोच रहे होंगे ये पॉइंट कहां रह गया, सर ने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक बताया क्यों नहीं?
कि भाई जो रेंज है अगर आप इसे थीटा से फेंकते हैं या फिर 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो रेंज दोनों केस में क्या रहती है, सेम रहती है। रेंज दोनों केस में क्या रहती है, सेम रहती है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं थीटा विद हॉरिजॉन्टल, थीटा विद हॉरिजॉन्टल और थीटा विद वर्टिकल, थीटा विद हॉरिजॉन्टल, थीटा विद वर्टिकल, आप इसे इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर। तो थीटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर थीटा हमारे पास वर्टिकल के साथ हो, दोनों ही केस में ये रेंज हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर बच्चों, याद है आप लोगों को ये चीजें? ओके, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब देख लिए हैं। हमने देखा वेलोसिटी का, हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने देखा हाइट, हमने देखी रेंज, हमने देखा कि रेंज कहां पर सेम है, हमने देखी सिमेट्री, हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए। बट यहीं पे गेम खत्म नहीं होती, प्रोजेक्टाइल यहीं खत्म नहीं होता। ये जो हमने फॉर्मूलाज देखे इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में डायरेक्ट आते हैं। तो आपको इन रिलेशंस को भी याद रखना है बच्चों। क्या है, पहले हम देखते हैं टी आर एच, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। एच और आर के बीच में क्या रिलेशन है, याद रखना है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वहां पेपर में बैठ के ड्राइव करूंगा। अरे भाई, अगर तुम इसको ड्राइव करने के लिए वहां 50 सेकंड ले गए तो एक क्वेश्चन रह जाएगा हमारा। बात समझो इस चीज को। तो आपको ये रिलेशन याद रखने हैं। जितने रिलेशन ज्यादा याद होंगे उतनी जल्दी आप ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और बाकी क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो गौर से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में क्या रिलेशन होता है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट में ये हमारे पास रिलेशन रहेगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है 2012 में, आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है। जा तो अब बैठ के बेटा इसमें वैल्यू पुट करो, रेंज का फॉर्मूला पुट करो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट करो, फिर उसको सॉल्व करेंगे, टाइम जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है tan थीटा इज इक्वल टू 4/h/r होता है, आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला पता है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, मार्क करेंगे और निकल लेंगे। इतने में दूसरा साथ वाला बच्चा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है बेचारा, पहले तो इक्वेशन लिखेगा, पहले तो जोड़ डालेगा, इक्वेशन लिखेगा, फिर कट करेगा, फिर सॉल्व करेगा, लिखेगा। इतने में तो हो सकता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी निपटा दें। यहां पर एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलता है। क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे वो भी, ठीक है, बट यहां पर देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बच्चों। थोड़ा इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला। इस केस में दो बॉडीज को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, कुछ नहीं दिया हमें इनकी स्पीड्स u1 u2 दे दी गई हैं, हमें और कुछ नहीं दिया गया। ये लाइन ड्रॉ करके दी गई है सो दैट कोई मन में कंफ्यूजन ना रहे, कहता है कंपेयर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, कंपेयर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, क्या सॉरी हाँ, कंपेयर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या होगा, फटाफट से कंपेयर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। टाइम ऑफ फ्लाइट्स अगर आप गौर से देखें तो दोनों की हाइट क्या है, सेम। अगर दोनों की हाइट सेम है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। समझ गए बात, सिंपल। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप इसे बिना सोचे, नहीं तो बच्चा यही सोचता रहेगा यार ये दूर जा रहा है, रेंज है, ये स्पीड के बीच में भी कुछ नहीं दिया, कैसे बताएं टाइम क्या रिलेशन होगा।
भाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो दे दिया, हाइट सेम है, हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा। अब आपको ये आपका टास्क है, आपको ये फाइंड करना है कि U1 और U2, U1 एंड U2 किसकी स्पीड ज्यादा है। U1 और U2 इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, U1 U2 से ज्यादा है या फिर U2 U1 से ज्यादा है। ये आपको, अरे दोनों सेम ही लिख दिए मैंने, मैं भी बड़ा तेज हूं, है ना। U2 ग्रेटर देन U1 और U1 ग्रेटर देन U2 क्या है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी आप ज्वाइन करके मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप जितने फॉर्मूलाज अभी तक बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से सुने होंगे और आप उसे याद रख पाएंगे। ओके, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल। अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है बच्चों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उनको भी बताना है, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए और उनकी भी जो प्रिपरेशन है नीट और जेईई की थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट अब ये भी एक रिलेशन है बच्चों, रिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। क्या है, अगर हमने दो प्रोजेक्टाइल, जहां हम कह सकते हैं एक ही बॉल को दो बार थ्रो किया, एक बार थीटा एंगल पे, एक बार 90 माइनस थीटा एंगल पे, सेम स्पीड से थ्रो किया गया है, दोनों की रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं नेचर लव सिमेट्री में, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे बाय कीपिंग द स्पीड सेम, तो इनकी रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। इन दोनों की रेंज क्या है, सेम है। बट अगर रेंज सेम है तो क्या इनके टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट भी सेम होंगे, नहीं होंगे। आप देख सकते हैं दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट अलग अलग होगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हाइट बढ़ गई है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ गया होगा। पहली चीज आप देख सकते हैं, एज T2 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H1 तो देन T2 ग्रेटर देन T1। ये बात अब आप आराम से सोच सकते हैं बिना ज्यादा दिमाग पे जोर डाले। अब इनमें रिलेशन क्या है, R1 इक्वल टू R2, T1 बाई T2 मैंने अभी अभी बात की, T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट H1 बाई H2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें। T1 को पुट कर लीजिएगा 2u साइन थीटा बाई जी, T2 को पुट कर लेंगे 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। प्रोडक्ट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। वो आपने डेरिवेशन हो सकता है की हो, नहीं की है तो आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बिल्कुल सिमिलर है किसके, हमने लिखा था y1/2 g T1 T2। भाई उसमें क्या था, सेम y थी, कहां पर, दो टाइम पे। इसमें क्या है, सेम r है, कहां पर, दो टाइम पे। सेम रिलेशन है, जैसा y का वैसा r का। उसमें T1 T2 क्या था, दो टाइम इंटरवल ऑफ वन प्रोजेक्टाइल। इसमें T1 T2 क्या है, दो टाइम फ्लाइट्स ऑफ टू डिफरेंट प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास रिलेशन ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। अब अगर आप इन दोनों को रिलेट कर दें, अगर आप इन दोनों को रिलेट कर दें तो आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, आपके पास बन जाएगा R इज इक्वल टू 4 रूट H1 H2। ये थोड़ा सा कम लिखा हुआ मिलता है बुक्स में, ये भी ये नहीं मिलता है, ये लिखा हुआ मिल जाता है, ये लिखा हुआ मिल जाता है। ये वाला और ये वाले जो रिलेशन है ये थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, बट है बड़े कारगर। अगर आपको याद है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेंथी प्रॉब्लम आप कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। लेट अस सी टू क्वेश्चंस जो मैंने आपको कहा कंपटीशन में काफी बार डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं। ये तो लेटेस्ट ही है 2019 जेईई मेन। अगर आप देखें, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have same range but different height h1 h2, what is the correct relation? कौन सा करेक्ट रिलेशन है बच्चों, यहां था r, स्क्वायर कर दीजिए, यहां 16 h1 h2, निपट गया काम।
बस आपको फॉर्मूला याद है, आपने मार्क किया, आप आगे बढ़ गए। अब आपके पास काफी सारा टाइम आपका बच गया है। अदरवाइज आप H1 लिखते, H2 लिखते, फिर उसके बीच मल्टीप्लाई करते, फिर रिलेशन फाइंड करते, 1 से 1.5 मिनट निकल जाता। बट आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, ये भी 2019 में ही पूछा गया है। ओके, ये सेकंड शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट में, उसी दिन डायरेक्ट उसी दिन फॉर्मूला पूछ लिए गए हैं। क्या है? शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड gun with an initial speed u such that it hit the target on the ground at a distance r from it. If t1 t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible way. दो पॉसिबल वे हैं सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के, कि एक बार आप थीटा से फेंकें, एक बार 90 माइनस थीटा से फेंकें, तो दोनों से फेंका गया है। तो t1 बाई t2 क्या है? r क्या था? 1/2 g t1 t2। तो t1 t2 किसके बराबर है? 2r बाई g। गेम ओवर, काम खत्म, अपना टाइम बच गया है। अब हम किसी लेंथी क्वेश्चन को बड़ी पेशेंस के साथ बिना घबराए करेंगे सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन भी एक काफी जगह बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आप देखेंगे बहुत सारी टेस्ट सीरीज में ये देखने को मिल जाता है हमें। कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, आल्सो फाइंड टाइम फॉर दैट। कब ये परपेंडिकुलर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के? ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास, आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मुझे पता चला कि वो हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करने के बाद किसी एक पॉइंट पे इसके नॉर्मल हो सकता है। अब अगर हम देखें, अगर यहां पर वेलोसिटी v है, लेट कर लिया यहां वेलोसिटी v है, यहां एंगल कितना था? थीटा, थीटा से प्रोजेक्ट की गई थी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90, तो ये एंगल कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। तो यहां पर भी क्या बच गया? 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो v sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? u cos थीटा के। तो यहां से v किसके बराबर आ गया? u cot थीटा। फिर से देख सकते हैं आप, हमने कहा कि वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर कब होगी, हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये वेलोसिटी v है, जब ये परपेंडिकुलर होगी तो स्पीड कितनी है ये हमें फाइंड करना था। अगर ये वेलोसिटी v है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, मान लेते हैं अल्फा। अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है ये आप यहां से देख सकते थे। ये स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन के ये वाले दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। तो आप लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू v sin थीटा। बट वी नो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। तो ये कितनी रहेगी? इनिशियल के बराबर, दैट इज u cos थीटा। तो जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू u cot थीटा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। बट अगर आपसे टाइम पूछा जाए, दो तरीके हैं। पहला, आप यहां से आपने v फाइंड कर ली, आप यहां से vy फाइंड करिए। vy को क्या लिख सकते हैं? uy माइनस gt। यहां से आपके पास टाइम आ जाएगा। आपने क्या फाइंड कर लिया है? v फाइंड कर लिया है। vy क्या होगा? vy आपके पास होगा v cos थीटा, और v कितना है? u cot थीटा, यानी कि ये क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। यहां क्या आ जाएगा? u sin थीटा माइनस gt। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर बन जाएंगे। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, यहां पर आपको बस माइनस साइन का ध्यान रखना था। यहां पर आपको क्या पुट करना था बच्चों? माइनस साइन। यहां पर एक जो कॉमन गलती होती है वो होती है इस माइनस साइन की। माइनस साइन, यहां माइनस, तो gt किसके बराबर आ गया? u sin थीटा। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, u cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ये हमारे पास कैलकुलेशन बन गई है, आप देख सकते हैं इसे, इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं। तो ये आ गया u बाय साइन थीटा, क्योंकि ऊपर बनेगा u साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, तो क्या बचेगा? u ओनली बाय साइन थीटा। तो t आ गया है u बाय g साइन थीटा। यही आएगा बेटा हमारे पास। ये तो सेकंड मेथड है। जनरली कैसे किया जाता है? वेक्टर से
हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हम लिखते हैं किसी टाइम t पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt लिख लिया। अगर ये दोनों वेलोसिटी के वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वहां से भी आंसर आ जाता है। दोनों इक्वली टाइम खाते हैं, तो चाहे आप इस मेथड को यूज करें चाहे इस मेथड को, बोथ कंज्यूम सेम टाइम, सिमिलर टाइम। ओके, तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए लिखे हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कुछ जगह देखने को मिलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लगा के आप इसे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी पॉइंट P पे जो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है, ये जो एंगल बनाएंगे उन दोनों के tan का सम tan ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट, ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इसे अगर उनको ये याद नहीं है तो पेपर में गलत मार्क कर सकते हैं, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्या कहता है कि हमने एक ट्री के ऊपर एक मंकी देखा, ड्राइंग मेरी ऐसी है बेटा, खराब सी ड्राइंग है, चलिए कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एक ट्री के ऊपर एक मंकी देखा, आपने उसकी तरफ एक स्टोन को थ्रो कर दिया, आपने उसकी तरफ एक स्टोन को थ्रो कर दिया डायरेक्टली, बट जैसे ही आपने थ्रो किया इसने आपकी आवाज सुन ली, डर गया और ये ट्री से गिर गया, फॉल हो गया। ठीक है, जंप नहीं किया, फॉल हो गया, डर गया और फॉल कर गया। अगर ये बैठा रहता तो ये आपका स्टोन इस प्रोजेक्टाइल पास से जाता और इस मंकी को हिट नहीं कर पाता, बट क्योंकि ये गिर गया तो जितना आपका स्टोन ग्रेविटी की वजह से, आपके स्टोन पे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी और इस मंकी के ऊपर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, तो जितनी ग्रेविटी आपके स्टोन को नीचे खींचती है उतना ही ग्रेविटी इस मंकी को नीचे खींच लेती है और ये स्टोन मंकी को हिट कर जाता है। अगर मंकी बैठा रहता तो बच जाता, वो गिर गया तो मर गया। तो यहां पर क्या आएगा, स्टोन मंकी को हिट कर जाता है इफ मंकी फॉल्स एट सेम टाइम एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको वन डायमेंशनल की इक्वेशन लिखते इस टाइम भी ये बात कही थी कि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे लिख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाईएस्ट पॉइंट h और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कैसे करते हैं, पहले वो ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये h पता है, ये r/2 पता है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर यहां तक का टाइम क्या है, t/2, फिर उससे डिवाइड करेंगे, फिर एक कैलकुलेशन करके इसे फाइंड करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, s/t/2। s क्या है, √h² प्लस r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय t/2। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों ने इसी तरीके से इसे किया भी हो जा करते आ रहे, बट एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पता है। ये आप लोगों के लिए लिखा है, आपको तो दिमाग में ही सोचना था सिर्फ। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, वेक्टर सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। तो ये हमारे पास बन गया, दोनों के आई कंपोनेंट ऐड हो गए, 2u cos थीटा, u sin थीटा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 1/2 बाहर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 4 आ गया, इसका u आ गया और ये अपने पास आंसर खत्म है। अगर आप थोड़े से मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा और आप ये सोच सकते हैं ऐसा आंसर अगर आपको इस फॉर्म से लेके आना है तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़े। बात समझ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा लेंथी एक्सप्रेशन ये बन सकता है आप लोगों के लिए, बट यहां पर आप इसे डायरेक्टली और भी काफी जगह आप यूज कर सकते हैं। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच में। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो होती है u cos थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ बिटवीन O and S, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, एवरेज वेलोसिटी क्या है, दिस इज सिंपली
u cos थीटा, जो कांस्टेंट कंपोनेंट है वही हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। आप इसे फाइंड कर सकते थे r/t करके, वो भी डायरेक्टली आपको यही आंसर दे देगा। ओके ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसे तक, यहां तक। तो ये था हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज। अगर आप चाहें तो यहां पर कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, a ball is projected horizontally from the top of tower of height h। बॉल को कैसे प्रोजेक्ट किया गया है? हॉरिजॉन्टली। इसके बाद हम इंक्लाइंड वाला केस भी देखेंगे। ओके, बट यहां पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जो नीचे प्रेस, जो रेड कलर का जो आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और बेल आइकन को भी प्रेस करें टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब इसके फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, इसका जो रिलेशन है, क्योंकि इसमें अगर आप लिखने वाले हैं गौर से देखिए, ux u है, uy 0 है, एक्सेलेरेशन 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन g है डाउनवर्ड। अगर आप इसे रिलेट करें तो ये किसके साथ रिलेट होता है? आपने यहां पर h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही यहां पर फॉर्मूला है। ये सिमिलर टू दिस केस है, ये वन डायमेंशनल केस था, बट साथ में जैसे जैसे ये नीचे आएगा, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये साथ साथ में आगे भी जाता रहेगा। तो क्या होगा यहां पर? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने कहा ना बिल्कुल सेम है इसके जैसा, तो आपके याद आ जाना चाहिए था आपको, इस केस का फॉर्मूला था √2h/g, तो वही यहां पर भी हमारे पास लग रहा है। ओके, रेंज, रेंज मैंने आपको सिखाया था पिछले केस में कि आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच अपनानी है। भाई इतने टाइम में ये ट्रेवल किया और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा उस टाइम में? u इंटू टी। डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? u इंटू टी हो जाएगा। तो ux इंटू टी करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? रेंज। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आसान अप्रोच बन गई है। पहले टाइम निकाल लेंगे, टाइम हमने जो वन डायमेंशनल का केस था वैसा ही केस यहां पर है टाइम फाइंड करने का, फिर हॉरिजॉन्टल के वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रेंज आ जाएगी। अरे मैक्सिमम हाइट नहीं चाहिए भाई, वो तो टावर से ही फेंका गया है, थर्ड एलिमेंट है ही नहीं इसमें। मैक्सिमम हाइट तुम्हें पता ही है, टावर h हाइट से फेंका गया है। ओके, नेक्स्ट केस है वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी देखें किसी भी पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, अब हम इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि vy भी डाउनवर्ड है, uy 0 था, ay भी डाउनवर्ड है, तो दोनों में माइनस माइनस पुट करेंगे। अगर मैं चाहूं तो हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, -vy 0 -gt, माइनस माइनस कट जाएगा तो रिलेशन बन जाएगा ये। बट साथ में मैंने आपको लिखकर बता दिया है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब अगर हम गौर से देखें, ये तो टाइम के साथ रिलेट है। अगर हम हाइट के साथ रिलेट करें कि अगर ये h हाइट नीचे आ गया है तो इसकी स्पीड क्या होगी? सेम वही वन डायमेंशनल मोशन, वर्टिकल कितनी थी? अगर h हाइट फॉल होती है तो वर्टिकल स्पीड होती है √2gh। तो यहां पर भी अगर आप गौर से देखें तो वर्टिकल स्पीड कितनी है? √2gh। ओके, तो यहां पर भी √2gh। फिर आप स्टैंडर्ड वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं vxi कैप प्लस vyj कैप। जो vy है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो देखिए यहां पर क्या लिख दिया है? -gt, j अब वर्टिकली अपवर्ड j कैप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x कैप i कैप लेते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी लिखी जा सकती है। एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक सिंपली इट बिकम्स ui एंड √2gh। एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे ये स्पीड हो जाएगी √2gh, बिकॉज h इज द हाइट ऑफ अ टावर जहां से ये थ्रो की गई है। ओके बच्चों? ओके, तो ये स्पीड ऑफ स्ट्राइक आपको फॉर्मूला याद रखना है। याद आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रही होंगी चीजें। क्या याद आ रहा होगा कि भाई टावर से हमने लिखा था, चाहे आप पैसे फेंकें
चाहे आप नीचे की तरफ फेंकें, चाहे आप हॉरिजॉन्टली फेंकें या फिर किसी एंगल पे फेंकें, सभी केसेस में जब ग्राउंड पे बॉल पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। सभी केसेस में स्पीड क्या होती है, सेम होती है, वेलोसिटी अलग अलग है। इस केस में वर्टिकली फॉल हो रही थी, इस केस में किसी एंगल पे फॉल होगी। तो कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, एंगल ऑफ स्ट्राइक कैसे निकालेंगे, यहां पर एंगल ऑफ स्ट्राइक ये वही फॉर्मूला है बेटा, कुछ नया नहीं है, वेक्टर का एप्लीकेशन है, vy बाय vx। यहां पर भी अल्फा लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, बस हमें यहां पर ये vy लिखना होगा और यहां पर इस vy को लिखना है। तो tan अल्फा क्या है, vy बाय vx, अल्फा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है, समटाइम इस तरीके की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि यहां से ये प्रोजेक्ट किया गया तो t टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल कर जाएगा और वर्टिकल कितना ट्रेवल कर जाएगा। तो सिंपल आपको इक्वेशन लगानी है, sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax क्या है बच्चों, 0, तो क्या बचा u इंटू टी, तो आंसर आ गया ut। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, u। वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों sy uy t प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब uy क्या था 0, ay क्या था g, तो ये क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर बात, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, करिएगा सभी इस क्वेश्चन को। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 45 मीटर विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, स्पीड ऑफ स्ट्राइक एंड एंगल ऑफ स्ट्राइक। कर दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कर दीजिए सभी। ओके, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया हो क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, दिस इज सिंपली रूट 2h बाई जी। कितना हो जाएगा 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 10, दिस इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड्स में ये बॉल यहां पर पहुंच जाएगी। 3 सेकेंड्स में ये बॉल यहां तक, अरे क्या बात है, अभी देख रहे हो कभी कभार ऐसा हो जाता है। 3 सेकेंड्स में ये बॉल यहां तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए अब कहते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालनी है, वाओ, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 30, टाइम कितना है 3, ये आ गई 90 मीटर। खत्म काम। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फॉर्मूला याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला कंसेप्ट क्या है भाई, टी टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड ऑफ स्ट्राइक, यहां पर गौर से देखेंगे कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट vy ये हमारे पास हो गया रूट 2gh। अगर आप देखें 2 इंटू 10 इंटू 45, ये हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो स्पीड ऑफ स्ट्राइक क्या होगी बच्चा पार्टी, स्पीड ऑफ स्ट्राइक होगी रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो इट इज 30 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्राइक 30 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट एंगल ऑफ स्ट्राइक, एंगल ऑफ स्ट्राइक क्या है यहाँ पर tan अल्फा। tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan अल्फा को vy डिवाइड बाय vx। vy कितना है 30, vx कितना है 31, अल्फा क्या आ गया 45 डिग्री। tan 1 कहां होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है। बस यही हमें यहां पर करना था। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, सिंपल आपको ये चीजें देखनी है। अब इसमें बीच में क्या पूछ सकता था, 1 सेकंड पे स्पीड पूछ सकता था, तो ये 30 हो जाएगी। 1 सेकंड में ये स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड जीटी 1 सेकंड पे। 2 सेकंड पे पूछता तो ये 30 और ये हो जाती 20 मीटर पर सेकंड एट 2 सेकंड। तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को या फॉर्मूलाज को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो हम केस देखने वाले हैं जब हम टावर पे खड़े होकर हम किसी एंगल पे बॉल को फेंकेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूजन फील करते हैं, एक हैवी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपने एक बॉल को टावर पे खड़े होकर u स्पीड से एंगल थीटा पे फेंक दिया तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा जो कांस्टेंट रहने वाला है, ax क्या है? 0। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा और एक्सेलरेशन क्या है? g डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन क्या है? g डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बच्चों बात? अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ये हमने लिख दी बेटा, ये यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्राइक क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्राइक क्या होगा? गौर से देखिए, Vx क्या रहेगा? सेम रहेगा। Vx हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। Vy हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं Vy का स्क्वायर माइनस Uy का स्क्वायर 2as, तो आपके पास क्या बन जाएगा? रूट Uy स्क्वायर प्लस 2gh। याद करिए भाई, वन डायमेंशनल मोशन का यही तो केस था, रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। उसमें u क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर भी वर्टिकल वेलोसिटी है, बट नेट स्पीड हमारे पास क्या रहेगी? नेट स्पीड इस केस में भी वही है जो पिछले केस में थी, रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ये नेट स्पीड हमारे पास यहां पर भी रहेगी। s डिस्प्ले, अगर हम देखें टाइम के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं भाई फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो काम चल जाए, याद रखा जा सकता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपको बताने वाला हूं कैसे आप याद रख सकते हैं, बट अगर नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपली मैं बच्चों को यही एडवाइस करता हूं कि आप इस इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करें। बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो आपको ये पॉजिटिव वाला केस ले लेना है। ओके, अब अगर हम देखें, अगर आप इसे ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि भाई अगर आपने ऊपर uy कैलकुलेट किया है, आपको uy पता था, uy आपको पता है, Vy अगर आपने क्वेश्चन में पहले से कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में ये पार्ट था कि Vy फाइंड करिए, तो आप टाइम को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं uy प्लस Vy बाई g। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, जो मैं अगला केस देखूंगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हमारे पास साइन थोड़ा ध्यान से पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये होता है Vy इज इक्वल टू uy प्लस a बाई टी। तो इस वेक्टर फॉर्म में हमें साइन पुट करने हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास ay क्या बनेगा? देखिए ay बनेगा Vy माइनस uy बाय टी। यहां पर अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, u ऊपर की तरफ था, v नीचे की तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन क्या आ जाएगा? बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? Vy माइनस uy बाय टी। यहां पर अल्टीमेटली फॉर्मूला है uy प्लस Vy बाय टी। ओके बच्चों, समझ में आ गई ये बात? तो हम किस तरीके से कर सकते हैं ये आप ध्यान से देख सकते हैं। रेंज बेटा, रेंज को नहीं भूल जाना है। सभी में मैंने आपको एक ही टेक्निक समझाई है, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हो, एंगल पे प्रोजेक्ट किया हो, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों बात? ओके, गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई ये बात आपको? किस तरीके से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हैं। अगर हमें uy आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि ऊपर फेंका है, तो uy प्लस Vy बाई g कर सकते हैं, टाइम ज्यादा होगा। रेंज आप ux इंटू टी कर सकते हैं। अगर हमने इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, एंगल u स्पीड u के साथ एंगल थीटा के साथ ऊपर हमने इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो क्या होगा वो हमें अब देखना है इसमें। तो क्या होगा बच्चों, गौर से देखिए। स्पीड ऑफ स्ट्राइक हमारे पास क्या होगी? ये होगी u cos थीटा। इस केस में भी अगर आप देखें बेटा तो स्पीड ऑफ स्ट्राइक आप कैसे फाइंड करेंगे? Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम,
वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, रूट यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। और vx क्या हो जाएगा, vx आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। vx हमारे पास क्या हो जाएगा, vx आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। और जो हमारे पास v है अल्टीमेटली ये इस केस में भी सेम है बच्चों। टावर पे खड़े होके आप बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके, नीचे फेंके, ऊपर फेंके, इंक्लाइंड फेंके, ग्राउंड पे सेम स्पीड से आती है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर गौर से देखिए, यहां पर क्या था वी वाई, अगर मैं यहां पर इसको t लिख दूं, यहां पर ए वाई लिख दूं, तो वी वाई माइनस यू वाई, क्योंकि इस केस में दोनों ही यू वाई भी क्या है डाउनवर्ड और वी वाई भी क्या है डाउनवर्ड, दोनों ही सेम नीचे की तरफ हैं, तो साइन क्या आ जाएगा वी वाई माइनस यू वाई बाई जी। आसानी से कर सकते हैं, कोई हैवी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वी एक्स और वी वाई आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने वी वाई लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आते ही आप बिंदास रेंज को क्या लिख सकते हैं, अगेन वही यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ये थे हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल जो ज्यादातर केसेस में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स को जनरली ये नहीं पढ़ाया जाता है, बट जेई मेन एंड जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। बट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में खास बात यह भी है कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चे आप इसे देख सकते हैं, मेडिकल के भी और नॉन मेडिकल के बच्चे दोनों ही इस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमने एक अप्रोच डेवलप की है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन के लिए, कि हमने जो वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन के साथ या फॉर्मूला के साथ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस को कंपेयर किया, फॉर्मूला को कंपेयर किया, वही अप्रोच आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में भी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब योर दिस चैनल। ओके, ये भी आप लोगों का ही चैनल है बच्चा पार्टी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल देखते हैं। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल जब हम सॉल्व करते हैं, वैसे तो बुक्स में अगर आप देखेंगे जो जेई की बुक्स हैं उसमें इनके फॉर्मूलाज लिख के दे दिए जाएंगे, बट क्योंकि एप्लीकेशन बहुत कम है, न्यूमेरिकल बहुत कम मिलते हैं, उन फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट काम है, और पेपर में कंपटीशन में आने के चांसेस भी काफी कम रहते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसकी अप्रोच डेवलप करते हैं। क्या करना है, आपको इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस मान लेना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मान लेना है, वाई एक्सिस। अब अगर आप देखें कि आपने एक जो बॉल है उसे प्रोजेक्ट कर दिया है, एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है विद स्पीड u एट एन एंगल अल्फा, प्रोजेक्ट एंड एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ओके बच्चों, तो अगर आप देखें, अब अगर ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा u cos अल्फा, अलोंग y एक्सिस u sin अल्फा। एक्सेलरेशन, यहां पर जो एक्सेलरेशन है अब x के अलोंग 0 नहीं होगा, g डाउनवर्ड होता है, प्लेन के अलोंग हो जाएगा g sin थीटा, ax होगा माइनस g sin थीटा, और ay हमारे पास होगा g cos थीटा विद माइनस साइन माइनस g cos थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, बस आपको इन चीजों को नोट करना है, बाकी आप सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आंसर आते रहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे फाइंड करते थे, 2u बाई ए वाई, क्यों, क्योंकि हम देखते थे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम लोग करते थे कि जो बॉडी है वो ऊपर गई और वापस आ गई, तो एस वाई 0 करते थे, तो वी वाई से वहां से हम क्या फाइंड कर लेते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हमें पता हो सारी चीजें तो वही कंसेप्ट यहां पर फिर से लगाना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एस इज इक्वल टू
एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी जी टी स्क्वायर, हाफ ए बाई टी सी टी स्क्वायर लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लगाना है आपको, एक सेकेंड, तो देखिए जरा कैसे लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2u बाई ए वाई। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में था, वन डायमेंशनल मोशन में था, वहां पर हमने क्या पुट किया था 2u बाई जी, सबसे पहले वन डायमेंशन में, फिर दूसरे में पुट किया 2u बाई जी, क्योंकि वहां वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या था g। अब यहां पर क्या पुट करेंगे ए वाई क्या है जी cos थीटा, बस टर्मिनोलॉजी बदली है बट फॉर्मूला वही है। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g, अरे बाद में हो गया u बाई स्क्वायर बाय 2g g क्या था वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो यहां हो गया u स्क्वायर बाय 2a वाई। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, रेंज के लिए आपको मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, वहां से बुक से देखकर मैं भी लिख सकता था बट उसका कोई यूज नहीं है। आपको हमेशा पुट करना है Sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दोनों आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे जो प्रीवियस फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल उनकी कॉपी है। आपको सिर्फ ए वाई पहले जी पुट करते थे, अब जी कॉस थीटा होगा, यू वाई पहले हम यू साइन थीटा पुट करते थे, अब यू साइन अल्फा है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। बट आपको एक रिजल्ट यहां पर याद रखना है बच्चों, वो है रेंज मैक्सिमम कहां होती है। रेंज मैक्सिमम क्या होती है, ये है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। कैसे याद रखा जा सकता है, थीटा क्या था जो प्लेन एंगल बना रहा था, तो वर्टिकल के साथ प्लेन का एंगल क्या बच गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कहता है यहां पर अगर आप गौर से देखें ये वर्टिकल है, इसके साथ ये एंगल थीटा, तो ये वाला कितना बच गया 90 माइनस थीटा। तो कहता है इस एंगल के आधे में ये जाना चाहिए। वैसे अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देखें तो टोटल एंगल 90 था, उसके आधे में हमने भेजा था, टोटल एंगल 90 था 45। अब टोटल एंगल कितना बच गया वर्टिकल के साथ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसके आधे से भेजेंगे तो हमारे पास रेंज हाईएस्ट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज द इजी वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन। वैसे तो ये न्यूमेरिकल है बच्चों, न्यूमेरिकल है बट आप इसे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या कहता है, कहता अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल प्लेन को नॉर्मली हिट करे, मींस ये हमारे पास मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया और वो प्रोजेक्टाइल आकर इस प्लेन को परपेंडिकुलरली इस तरीके से हिट करता है, वो आकर इसको किस तरीके से हिट करता है नॉर्मली हिट करता है। आपने इधर प्रोजेक्ट किया था किसी एंगल अल्फा पे बट वो परपेंडिकुलरली आके हिट करता है। अगर वो नॉर्मली आके हिट करेगा बच्चों तो आपको याद रखना है ये एंगल था थीटा, ये एंगल है अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू 1। इजी टू रिमेंबर, आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराता हूं। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है, देखिए मैंने इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूलाज बता दिए हैं, आपने उसे समझा है, पहले भी पढ़े होंगे, आप उसे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं अक्सर ये कहता हूं कि जरूरी नहीं कि जो इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम दिख रही है उसे हम इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूला या कंसेप्ट से ही सॉल्व करें। आप अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रोजेक्टाइल को समझेंगे, फील करेंगे, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गौर से देखिए, मैं आपको कहूंगा सिर्फ ये वाली लाइन को आप भूल जाएं। यहां से आपने 45 डिग्री पे, ये मेरे पास एंगल कितना है 45 डिग्री पे एक बॉल को फेंका, वो बॉल कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती हुई जाएगी। अब कहां पर हिट कर गई, कहां पर हिट कर गई, इंक्लाइंड प्लेन को यहां पर हिट कर दिया। मान लो इंक्लाइंड प्लेन की ये जो हाइट है ये कितनी है, जहां पर हिट किया ये है y, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x। मुझे लगता है अब आपके दिमाग में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए 45, तो मैं क्या लगाऊंगा y इज इक्वल टू x tan 45 कितना होता है बच्चों 1 होता है सर, हाफ g x स्क्वायर बाय,
कितनी स्पीड से थ्रो किया था? 2 से। 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 45, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 45। अगर आप यहां देखें तो ये क्या बचेगा? x माइनस 5x स्क्वायर, ये बचा 4 और वो बचा 1/2, तो ये क्या बच जाएगा? माइनस 5/2x स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमारे पास y आ गया। अब अगर आप देखें तो हमें क्या फाइंड करना था? ये फाइंड करना था। इस पे भी हम आएंगे, अभी इस पे भी आएंगे, बट उससे पहले एक काम और करना है। y और x में क्या रिलेशन है? दिस इज इक्वेशन 1। y और x में क्या रिलेशन है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाई एक्स। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y कितना आ गया बच्चों? हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √3y लिख सकते हैं। tan 30 इज 1/√3, तो हमारे पास x आ गया √3y। पुट कर दीजिए बेटा, पुट इन 1, तो ये हमारे पास बन गया है y, ये बन गया है √3y, ये बन गया है 5/2, ये बन गया है 3y का स्क्वायर। अगर आप इसमें से सॉल्व करें तो इसको ले आएंगे 15/2 y स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1y, y से y काट देंगे तो ये बच गया हमारे पास y इक्वल टू 0.732, क्योंकि 1.732 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है क्लोज टू, आंसर हमारे पास नियरली इंटीजर बताना है, क्लोज टू। तो अगर आप देखें तो ये है 1.46 और नीचे है 1.5, कट कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1/10। नियरली आप इसे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। y को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी? 10 सेंटीमीटर। y को आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमारे पास बात आती है s की। s किसके बराबर होगा? sin 30, उसी ट्राइंगल में sin 30 इज y बाय s, तो s हमारे पास क्या आ गया? 2y विच इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ये एक मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ढूंढ सकते हैं और फिर उसके फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका है, बाकी आपको स्टैंडर्ड बता चुका हूं। आपको इसके कंपोनेंट्स लेने हैं, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेने हैं, सॉल्व करना है। पहली बात तो बच्चा 15 डिग्री देख के घबरा जाता है, घबराना नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपको फील होगा कि हाँ भाई इस अप्रोच में अगर हम देखें तो कुछ भी खास नहीं करना, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का केस बी, अगर हम टॉप से इसे प्रोजेक्ट कर दें, टॉप से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? अब हमें एक्स एक्सिस किधर ले लेना है? डाउनवर्ड, वाई एक्सिस अपवर्ड। यू एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स हो जाएगा पॉजिटिव यू कॉस अल्फा, यू वाई हो जाएगा पॉजिटिव यू साइन अल्फा। ए एक्स क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर ही एक्स एक्सिस है और इधर ही ए एक्स होगा। अगर आप गौर से देखें ये जी है, ए एक्स होगा जी साइन थीटा और ए वाई होगा जी कॉस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? गौर से देखिए, ये है हमारे पास जी साइन थीटा, ओके, जी कॉस थीटा। अब भी टाइम ऑफ फ्लाइट वही है, 2u(y) बाय ay, हाइट वही है u(y) स्क्वायर बाय 2ay, और अगर आपको रेंज निकालनी है तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कहां होगी? वहां था π/4 माइनस θ/2, यहां है π/4 प्लस θ/2। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप बच्चों आपको ये काइनेमेटिक्स 2D वन शॉट वीडियो पसंद आई हो। ज्यादातर फॉर्मूले मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं, साथ में ही PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। ओके, आई होप आपको ये पसंद आई हो और आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में विद रिलेटिव वेलोसिटी, वन शॉट ऑफ रिलेटिव मोशन, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय बेटा।